नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों की जो रेलवे की साइंस की सीरीज है लगातार चल रही है। तो आज उसी कड़ी में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी को। और ये जो बायोलॉजी का आपका वीडियो नंबर है, ये बायोलॉजी का वीडियो नंबर 4 है। और लगातार जैसा कि आप सभी को पता है, केमिस्ट्री के वीडियो भी आपको लगातार मिल रहे हैं, फिजिक्स के भी वीडियो मिल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में यानी कि बायोलॉजी के वीडियो नंबर 4 में हम लोग करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके संबंधित होंगे जंतु विज्ञान से। ठीक है, और आप सभी को पता है अभी तक जंतु विज्ञान के कुल 3 वीडियो आ चुके हैं। जो मैंने पिछले वीडियोस कराए हैं वो सारे के सारे जो प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हो। खास करके जो अभ्यर्थी रेलवे की परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या रेलवे की अन्य कोई परीक्षा हो, तो उस लिहाज से रेलवे के परीक्षार्थियों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो जंतु विज्ञान का वीडियो है, वीडियो नंबर 4 है। 3 वीडियो ऑलरेडी आपके जंतु विज्ञान के पहले ही आ चुके हैं, पार्ट नंबर भी है 4। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 77 से लेकर 104 तक के महत्वपूर्ण सवालों को, यानी कि 1 से लेकर के 73 तक के सवालों को हम लोग 1 से लेकर के 3 तक के वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपकी आंखों को कोई दिक्कत ना हो। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए हमें। तो भाई ये एक चीज़ बताते रहिए आप लोग, जो मैं वीडियो करा रहा हूँ ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है, यानी कि जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर बस हो गया। देखो भाई बहुत ही प्यारा सवाल दे रखा है और बहुत ही आसान सवाल है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और यहाँ पर ये जो पूछा गया है, देखो आपका एएलपी की परीक्षा में सवाल पूछा गया है, जो एएसएम की परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, तो देखो सवाल आपको क्या दे रखा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यही तो सवाल दे रखा है। वैसे इसका उत्तर बहुत ही आसान है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह होती है किसके अंडे की, मुर्गी के अंडे की, मानव रक्त कोशिका की या तंत्रिका कोशिका की। तो भाई सभी को पता है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कितनी होती है इसकी कोशिका की लंबाई होती है 175 mm। कितनी होती है 175 mm की होती है, ये सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इसमें बताना है कि वह वर्ग जिसके जंतुओं में 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं क्या कहलाता है। वह वर्ग जिसमें 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं या 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी इस प्रकार का एक सवाल रिपीट हुआ था, वो किसी दूसरी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया था। और यहाँ पर ये जो सवाल है ये आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी की परीक्षा में पूछा गया, आप जैसा कि देख रहे हो। तो यहाँ पे पूछा है जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे आप देखते हो ना, ऑटो होता है, ऑटो में आपके 3 पैर होते हैं तो उसको आप कह देते हो ये भैया आपका ऑटो है। और वहीं पे आप कार को देखते हो उसके 4 पैर होते हैं तो आप कह देते हो भैया ये आपकी बोलेरो है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है जिन जीवों में 3 जोड़ी पैर होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको बड़े प्यार से आप कह देते हो इंसेक्ट है। जैसे आप ठीक है चीजें समझ के चलिए अगला सवाल करते हैं, ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। अगला सवाल दे रखा है, सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, पेरिफेरा या मैमेलिया वर्ग से। ठीक है, तो देखो जो सीप मोती है यह है आपका मोलस्का वर्ग से। किस वर्ग से है, मोलस्का वर्ग से आपका सीप मोती का संबंध है। किस वर्ग से है, मोलस्का। अब देखो मोलस्का में कौन कौन से वर्ग के प्राणी आते हैं, अधिकतर मोलस्का में समुद्री जीव आते हैं। यह चीज आप याद रखिएगा, मोलस्का में अधिकतर समुद्री जीव आते हैं। लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सारे जो समुद्री जीव होते हैं वो मोलस्का नहीं होते हैं। मोलस्का में अधिकतर आपके जो समुद्री जीव होते हैं वह आते हैं। अगला सवाल 80 नंबर आपको दे रखा है, जल संवहनी तंत्र किनके लिए अनिवार्य लक्षण है, यानी कि किन जीवों में जल संवहनी तंत्र होना चाहिए। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा के लिए। किसके लिए जाएगा, इकाइनोडर्मेटा यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उनमें जल संवहनी तंत्र का होना अनिवार्य है। अगला सवाल करते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं, है ना। प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं प्रीकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक कोष की, बहुकोष की। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं ये होते हैं आपके यूकैरियोटिक। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं आपके प्रोटिस्टा जगत के जीव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं सारे के सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, तो इस लिहाज से वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला दे रखा है, मिसलेगिया किस संघ का लक्षण है। मिसलेगिया जो है यह किस संघ का लक्षण है। तो मिसलेगिया जो आपका लक्षण है यह है आपका सीलेंट्रेटा का। किसका है, सीलेंट्रेटा का, यानी कि सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सीलेंट्रेटा वर्ग के लिए, या सीलेंट्रेटा मिसलेगिया जो है सीलेंट्रेटा वर्ग का एक लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 83 है और शायद इस प्रकार का भी जो 83 नंबर में दे रखा है इस प्रकार का भी सवाल रिपीट हुआ था पिछली वीडियो में। व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है क्यों। व्हेल मछली जो होती है इसको स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा जाता है, कारण क्या है। और जो पिछले वीडियो में हमने सवाल किया था वहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है। तो वहां पर था आपका व्हेल, नीली व्हेल, है ना। और यहां पर पूछा है व्हेल को स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा जाता है। तो भैया व्हेल को स्तनधारी वर्ग में क्यों रखा जाता है, बताओ फटाफट से। तो सीधा सा उत्तर है भाई कि व्हेल मछली जो होती है वो आपके अंडे नहीं देती है, बच्चे देती है, इसी कारण से उसको मैमल्स यानी कि स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। 84 नंबर सवाल दे रखा है, स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल। तो जाहिर सी बात है भाई, सबको पता है यूरिया जो होता है स्तनधारी वर्ग उत्सर्जित करता है। चीजें स्पष्ट है, यहां तक मुझे लगता है आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर यह है, इसमें आपको बताना है, इसमें आपसे पूछा है, इस प्रकार का भी सवाल रिपीट हुआ था
पिछले वीडियो में। देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मकों का संलयन पूर्णतः और स्थायी रूप से अनिवार्य हो जाता है, वह विधि क्या कहलाती है। मतलब दो युग्मक होते हैं वो पूर्ण रूप से संलयित होते हैं और यह प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है, तो वह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, तो वह प्रक्रिया आपकी कहलाती है सिनगैमी। क्या कहलाती है प्यारे दोस्त, तो वह कहलाती है आपकी सिनोगैमी। अगला सवाल है तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में क्या शामिल है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज या फिर वसा। तो आप बड़े प्यार से बता दोगे, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका सेलुलोज। क्या होगा, सेलुलोज। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर 87 कौन सा चल रहा है, 87 नंबर सवाल है। 87 नंबर सवाल में आपसे पूछा है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय परेशानी नहीं होती है, कारण क्या है। जब पक्षी बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ जाते हैं तो उनको परेशानी नहीं होती, इसका कारण क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं। तो क्या ये चीज है, कोई पक्षी आपने देखा हो जिसका फेफड़ा आपसे बड़ा हो, तो भाई आप अपने से ही कंपेयर कर लो। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल का बिल्कुल हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दे रखा है वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं। तो क्या यह चीज आपकी संभव है कि अगर भाई पक्षी निष्क्रियता के साथ उड़ेगा तो हवा का वेग जिस दिशा में होगा वह उसी दिशा में बह जाएगा। तो सेकंड नंबर भी आपका इस प्रकार से आप कह सकते हो कि प्यारे दोस्त सेकंड भी आपका गलत हो गया। और थर्ड नंबर कह रहा है उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, जो पक्षी होते हैं उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं और इसी कारण से वह अधिक ऊंचाई पर उड़ जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। अगला सवाल दे रखा है निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। निम्न में से किसका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो विवृत प्रकार का होता है या एक अलग प्रकार का होता है। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका कॉकरोच और सिल्वर फिश का। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कराया था, इनका जो परिसंचरण होता है वो खुला परिसंचरण होता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होते। निम्न में से वह कौन सा जंतु है जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। तो देखो प्यारे दोस्त, यहां पर जो सही उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं वह होते हैं आपके अमीबा में। अमीबा जो होता है, अमीबा आपका एक कोश की जीव है और इसमें जो होता है तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। अगला सवाल आपको दे रखा है ऑर्कियोटस में सरीसृप के लक्षण हैं। ऑर्कियोट्रिट्स में जो सरीसृप के लक्षण है वो क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जबड़े पर दांत, पूंछ, चोंच। इसके बाद दे रखा है नखरित पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ। नखरित पंख, सल्क, पिच, जबड़े पर दांत, पिच और मूंछ। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए, यानी कि नखरित पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ, यानी कि सेकंड सही हो जाएगा। आर्कियोटेरिक्स जो होते हैं सरीसृप के लक्षण हैं। ठीक है, चीजें समझ गए। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहां पर आपको दे रखा है निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता। तो एक सवाल मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एक सवाल का उत्तर आप भी बताएं कमेंट बॉक्स में। तो जो सवाल नंबर है आपका 90, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा किसका क्या सही उत्तर होगा। निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता। एम्फीबिया, स्तनधारी वर्ग, एवीज या फिर कैंड्रियोज। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं और थोड़ा सा सुधार करता हूं मैं। देखो भाई, सवाल नंबर है 92 और यह सवाल भी इस प्रकार का भी सवाल पिछले वीडियो में रिपीट हुआ था। देखो सवाल यार वही रिपीट होते हैं, कोई भी परीक्षा हो, बस जो एग्जामिनर का पूछने का मेथड होता है, मेथड ही तो बदलता है यार। सवाल आसमान से थोड़ी ना बन के आते हैं। ये करंट अफेयर थोड़ी ना है कि रोज मोदी जी विदेश का दौरा कर रहे हैं, रोज आपके लिए सवाल बन रहे हैं। अरे वही बायोलॉजी है, वही केमिस्ट्री है, वही फिजिक्स है, बस जो उसकी लैंग्वेज हो जाएगी वही बदल जाएगी। करंट में सवाल बदलते हैं लेकिन जो आपके कुछ स्टैटिक्स जीके है उसमें नहीं बदलते। तो सवाल आपको क्या दे रखा है 92 को ध्यान से पढ़ो। शीत ऋतु में पशुओं को प्रसूत काल में क्या कहते हैं। जब शीत ऋतु आती है यानी कि सर्दी की ऋतु आती है तो जो पशु होते हैं वह प्रसूत काल में चले जाते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, उस ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एविस्टेशन, रेजिरेशन, हाइबरनेशन या फिर म्यूटेशन। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा प्यारे दोस्त वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड के लिए। किसके लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वो हाइबरनेशन अवस्था में चले जाते हैं। हाइबरनेशन अवस्था क्या होती है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है यानी कि दैनिक प्रक्रियाएं का जो एक प्रक्रम होता है वो बिगड़ सा जाता है। भाई जब ये शीत हाइबरनेशन प्रोसेस में चले गए तो क्या होती है, जैसे इनकी हृदय की गति है, हृदय की जो धड़कने का दर है वह कम हो जाता है। ये सुसुप्त अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि पहले ये क्या थे, एक्टिव थे। जैसे एक भंगेड़ी को आपने देखा है ना, भंगेड़ी क्या होता है, भांग का गोला उसको खिला दो तो फिर वो एकदम आराम से कुंभकर्ण बन जाता है, परे परे अललाता है। यानी कि गांव की भाषा में नहीं बोलते कि परे परे अलला रहे हो, तो वही चीज हो जाती है कि हाइबरनेशन अवस्था में चले जाते हैं और आराम से मौज की जिंदगी जीते हैं। बाहर क्या चल रहा है, दीन दुनिया से कुछ मतलब नहीं, आराम से लेटे हुए हैं। यानी कि इतनी ज्यादा सुसुप्त अवस्था हो जाती है। जैसे एक आप शराबी को देखोगे, शराबी आपका गटर में पड़ा होता है, तो एक प्रकार से कह सकते हो वही प्रक्रिया इनकी हो जाती है हाइबरनेशन प्रक्रिया में चले जाने पर। ठीक है, चीजें समझ गए होंगे हाइबरनेशन क्या होता है। अगला सवाल देखो, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, यहां पर आपसे पूछा है। तो भाई आप सभी जानते हो मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, ईपीकल्चर। तो मैं सारी की सारी चीजें बता देता हूं। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है आपका, सेरीकल्चर आपका सबसे पहले दे रखा है। तो सेरीकल्चर का होता है रेशम कीट पालन, यानी कि रेशम कीट जिसमें पाले जाते हैं वो होता है आपका सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन से संबंधित हो गया आपका सेरीकल्चर। इसके बाद आपका दे रखा है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का संबंध है वनों एवं वृक्षों के संवर्धन से। वनों एवं वृक्षों के संवर्धन से संबंध किसका है,
सिल्वीकल्चर का, ठीक है। इसके बाद पिसीकल्चर दे रखा है, तो पिसीकल्चर का संबंध होता है केचुआ और मछली पालन से, यानी कि जो लोग मछली पालन करते हैं या केचुआ पालन करते हैं वह पिसीकल्चर के तहत चले जाते हैं। अब प्यारे दोस्त, सवाल में क्या पूछा है तुमसे, इसने पूछा मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, यानी कि जो शहद उगाते हैं या शहद पैदा करते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है आपकी एपीकल्चर। क्या कहलाती है? एपीकल्चर। यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल आपको यहां पर दे रखा है, भारत में सबसे अधिक आम कुक्कुट रोग कौन सा होता है। अब यहाँ पे कुक्कुट का मतलब अपना गांव का कुकुर ना समझ लेना, कुत्ता ना समझ लेना, या अपना डॉगी ना समझ लेना। कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गा मुर्गी, है ना। तो जो मुर्गा मुर्गी में आपका रोग होता है वह होता है रानी खेत रोग। कौन सा रोग होता है? रानी खेत नामक का रोग होता है, जो कि मुर्गा और मुर्गियों में आमतौर पर फैल जाता है, प्रदूषित पानी पीने से या खराब चारा खाने से हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दे रखा है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। जो खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवर होते हैं उनमें क्या होता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सिलेंट्रेशन, स्प्लोनसील और सूडोसील या हीमोसील। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के लिए। किसके लिए जाएगा? यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हीमोसील, ठीक है। चीजें समझ गए। चलिए अगला सवाल करते हैं, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फिकेटर, हैकेल, लीनियस, कोपलैंड। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा, जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था वह दिया था आपके हॉर्डिंग फिकेटर ने, यानी कि सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि ये 5 जगत वर्गीकरण क्या है यह भी चीज समझ लो। 5 जगत वर्गीकरण आप इसको लीनियस से मत को रिलेट कर दीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे 5 जगत वर्गीकरण ये है आपका 5 जगत वर्गीकरण, है ना। अब 5 जगत वर्गीकरण में एक वैज्ञानिक हुए, महान वैज्ञानिक हार्डिंग विकेटर, इन्होंने जो जंतु जगत है तो इसको इस प्रकार से बांटा, मोनेरा जगत। किसमें बांटा? पहले को आप इसमें बांटा मोनेरा जगत। किसमें बांटा? मोनेरा जगत, ठीक है। मोनेरा जगत के बाद इन्होंने बताया प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा के बाद आ जाता है आपका प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा के बाद आया आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद इन्होंने बताया एक और जगत होता है, फंजई जगत। कौन सा होता है? फंजई जगत। इसके बाद और बताया, इसके बाद इन्होंने कह दिया अरे भैया वनस्पति जगत तो अभी रह ही गया है, ऐसा भी है क्या? ये लो वनस्पति जगत आ गया तुम्हारा, अरे अभी तो एक और बाकी है। वह कौन सा है? वह है आपका जंतु जगत। यानी कि जो आपके महान वैज्ञानिक थे हॉर्डिंग विकेटर, इन्होंने जंतुओं को 5 भागों में बांटा था, यानी कि जीव चक्र को 5 भागों में बांटा था, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजई जगत और वनस्पति जगत और जंतु जगत में, ठीक है। अब मोनेरा जगत में एक सवाल आपसे पूछ लेता है कि मोनेरा जगत में या मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं इनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, किसमें? मोनेरा जगत में। और अभी अभी आपने प्रोटिस्टा जगत का एक सवाल आपसे पूछा गया था कि जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। चीजें समझ गए? तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल प्यार से समझ में आ गई होंगी और यह भी चीज स्पष्ट हो गई होगी। अब यहाँ पर लीनियस का नाम दे रखा है, तो लीनियस का जो संबंध था, लीनियस का संबंध था द्विनाम पद्धति से। तो यह भी आपको चीज याद रखनी है, जो लीनियस था, लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था और क्वेटर ने क्या दिया था? 5 जगत वर्गीकरण प्रक्रिया दी थी। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है, काइटिन बाई कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? काइटिन बाई कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कीट, स्पंद, समुद्री आर्चिन या फिर घोंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के लिए, यानी कि समुद्री आर्चिन, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं, पर्णिका यानी कि क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जोक, घोंघा, नेरिस या फिर केचुआ में। पर्णिका या क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है यही पूछा है। ऑप्शंस हैं जोक, घोंघा, नेरिस या फिर केचुआ में। तो देखो जो आपका क्लाइटेलम है यह आपका जोक में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जोक में भी पाया जाता है और आपका केचुआ में भी पाया जाता है। मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है जोक और केचुआ दोनों में ये चीज पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है इनका ये सवाल गलत हो या फिर ऑप्शन गलत हो। जोक और केचुआ दोनों में ये क्लाइटेलम पाया जाता है। मतलब क्लाइटेलम का मतलब वो होता है जहां पर वो अपने अंडों को संरक्षित करता है। अगर आपको इसका उत्तर और कुछ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है चोंच किससे बनती है? जो पक्षियों की चोंच है, चोंच किससे बनती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, गाल, जबड़े, दांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई, जबड़े से ही बनेगी, गाल से बनेगी नहीं, दांत से बनेगी नहीं, तो काहे से बनेगी? जबड़े से बनेगी। इसके बाद में दे रखा है पिन्ना, कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणी नली पाई जाती है उभयचर में, मछली में, स्तनपायी में या फिर श्रवणशील में। तो जो पिन्ना नाम की हड्डी होती है या कान में पाई जाती है, सभी को पता होगा, तुम्हारे कान में भी पिन्ना हड्डी होगी, हमारे कान में भी पिन्ना हड्डी है ना। तो जो पिन्ना होती है वो किसमें पाई जाती है? स्तनधारी वर्ग में पाई जाती है। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, अंडे से नया नया निकला टेडोपोल किसके माध्यम से सांस लेता है? जो अंडे से निकला नया नया टेडोपोल होता है वो किसके माध्यम से सांस लेता है? ऑप्शन दे रखे हैं, फेफड़ों से, बाहरी गलफड़ों से, भीतरी गलफड़ों से या फिर उपर्युक्त सभी में से। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अंडा होता है, अंडे का जो बच्चा होता है वो प्रारंभिक अवस्था में जो सांस लेता है वो मछली की तरह गलफड़ों से सांस लेता है, यानी कि बाहरी गलफड़ों से। और इसके बाद में जैसे ही जैसे वो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर वह यूज करने लगता है काहे का? अपने फेफड़ों का। यानी कि जो अंडे का बच्चा होता है, प्रारंभिक अवस्था होता है या कि टेडोपोल होता है, वो प्रारंभिक अवस्था में गलफड़ों का यूज करता है और जैसे जैसे ये वयस्क हो जाता है फिर ये अपने फेफड़ों का प्रयोग करता है। चीजें समझ गए? चलिए अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल आपको दे रखा है 102 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ने में एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया है, तो सवाल तो दमदार होगा ही। अब यहाँ पे दे रखा है प्राणी अपना परिवार बढ़ाने के बारे में प्राणी अपना परिवार बढ़ाने के बारे में चिंतित रहते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्राणी दिन में कई आहार फेरे लगाते हैं, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्राणी प्रायः संवेदनात्मक व्यवहार करते हैं, प्राणी भाईचारे का अर्थ नहीं समझते। तो देखो प्राणी की बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसके लिए जो सही उत्तर जाना चाहिए वह जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड के लिए। ठीक है, चाहे मनुष्य हो या फिर आपके जानवर हो, वह आहार के लिए ही तो करते हैं भाई। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो किसके लिए कर रहे हो कि आपको अच्छा आहार मिले, और जो आपके जानवर होते हैं वो भी अगर विचरण करते हैं इधर से उधर, तो वह भी कहीं ना कहीं आहार के लिए ही चिंतित रहते हैं। तो सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये आपको अपने विवेक से करना था। इस कुछ जैसे तर्क शक्ति के सवाल होते हैं उसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 103 है, और 103 में आपसे पूछा है सबसे बड़ी एक कोशिकीय जीव है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वह है आपका अमीबा। कौन है? अमीबा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सीधे स्पष्ट है। चलिए अगला सवाल करते हैं, और शायद आज के वीडियो का अंतिम सवाल है। ब्रायोस्टैटिन्स और डोलोस्टैटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा। ठीक है, ट्यूमरों का पता लगाने में इनमें से कौन सा स्रोत जो है विशेष रूप से लाभदायक रहा। तो भाई कोई भी रिसर्च हो तो वही लाभदायक रहेगी, तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा सीधी सी बात है संयोजी रसायन विज्ञान सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ आई। एक सवाल मैंने वीडियो में आपसे पूछा था, अगर आपको उसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करिएगा। और एक सवाल मैं चलते चलते आपसे पूछ लेता हूं कि सवाल मैंने जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था, सवाल मैंने याद आया, मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल आपको कराया था, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। देखो मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक सवाल कराया था, जीव वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। जीव वर्गीकरण की मूल इकाई। ठीक है, ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, जाति वर्ग जगत या फिर वंश। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और एक सवाल मैंने आपसे आज के वीडियो में और पूछा है, उसका भी उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो सेगमेंट हमारा यही समाप्त होता है। जंतु विज्ञान के ये सवाल आपको कैसे लगे जरूर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ अपना स्कोर बताइएगा। तो आज का जो हमारा ये वीडियो नंबर था, वीडियो नंबर 4 था, इसका अगला पार्ट लेकर के मैं कल आप तक हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब तक कोरोना चल रहा है तब तक घर में रहिए, और जरूरी कामों के लिए बाहर जा भी सकते हैं। ठीक है, बाकी मानना ना मानना आप पे डिपेंड है, मन हो तो जाओ, ना मन हो तो ना जाओ। तो आज का वीडियो सेगमेंट यहीं पे समाप्त करता हूँ। कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर बताइएगा, वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।